अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से जो हमें इक्वेशंस दी जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मतलब स्टूडेंट समझ लें, सोल्व करने का मतलब ये होता है कि जो आपको इक्वेशन दी जाती है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वो वैल्यू मालूम करनी जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उस वैल्यू मालूम करने को हम सॉल्यूशन कहते हैं, सोल्व करने का तरीका कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन जो है आपके चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए हम 3 तरीके पढ़ेंगे। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उर्दू में तजज़ीह का तरीका, दूसरा तकमीले मुरब्बा का तरीका और तीसरा है दो दर्जी फॉर्मूला। आप एक इक्वेशन को इन तीनों तरीकों से कर सकते हैं और तीनों तरीके से जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और उसको सोल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी मेथड लगाने से पहले आपने उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अरेंज की शक्ल में लिखना है। वो प्योर की शक्ल में हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में हो जाए, जिस शक्ल में भी हो जाए, सबसे पहले उसको जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में लिखना है। जब वो फॉर्म्स में लिख लें देन हमने अपना नेक्स्ट जो है उसको सोल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। कोई भी मेथड आपको कहे कि किसी भी मेथड से सोल्व करें तो उस मेथड को अप्लाई करने से पहले आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में, जिसमें भी वो चेंज हो रही है, उसमें चेंज कर लेना है। अगर आपको पहले ही प्योर फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें सॉल्यूशन का। तो जैसे आप देखें हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पहले ही इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो अब इस पे हम अपना सॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होती या प्योर फॉर्म में ना लिखी होती तो हमने फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना था। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में जिसमें भी वो चेंज हो रही थी उसमें चेंज करना था, देन हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना था। तो आइए देखते हैं कि हमने अब कोई इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक दी जाए उसको फैक्टराइजेशन उसके लिए कैसे करनी है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कैसे करना है वो सीखते हैं। उर्दू में तजज़ीह कहते हैं फैक्टराइजेशन को, तजज़ीह का तरीका। तो अब सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है वो ये दरमियान वाला जो हमारा लीनियर टर्म होती है इसको हमने दो लीनियर टर्म्स में तोड़ना होता है। ऐसी टर्म्स जिनको आपस में प्लस या माइनस करने से दोबारा हमारे पास वही टर्म आ जाए और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और दोबारा और एक्सट्रीम टर्म्स को, क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं तो सेम आंसर आए। इस चीज की समझ आपको जब हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मेन टारगेट होता है। तो अभी समझने के लिए आप लोगों ने क्या समझना है कि पहली आपने जब अरेंज कर ली इक्वेशन को तो आपने क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है उनकी अलामतों के साथ, उनकी साइन के साथ। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -20 एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को -20 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो -20 एक्स स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर हमारा आया होगा सिर्फ उस पर थोड़ी देर फोकस करना है। ये जो नंबर आया होगा आपने देखना है कि ये कौन कौन से टेबल में आ रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से टेबल में आ रहा है। तो सबसे पहले 1 के टेबल में आ रहा है, 1 20 20। उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 2 10 20। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 5 20।
उसके बाद 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी लिख लिया, 4 5 या 5 4 20। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखिए 10 के टेबल में भी लिख लिया, यानी ये, और उसके 10 के बाद 20 के टेबल में आता है, 20 एक बार 20। तो यहाँ पे देखिए 20 के टेबल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आएगा हमने देखना है कि वो कौन कौन से टेबल में आता है। तो हमने वो तमाम पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं जिन टेबल्स में 20 आता है, जो टर्म आई होती है वो आती है। तो यहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट यहाँ पे जो आप टेबल लिख लेंगे वो वैल्यूज लिख लेंगे, यहाँ पे आपके पास हर एक में एक पेयर आएगा। ये पेयर आया हुआ है 120 का, ये पेयर है 210 का, ये पेयर है 45 का। तो आपने ये जो पेयर आए हुए हैं इन पेयर में से एक पेयर चूज करना होता है। ऐसा पेयर चूज करना होता है जिस पेयर के एलिमेंट्स को, नंबर्स को आपस में प्लस करने से या माइनस करने से किसी एक सूरत में भी हमारे पास ये दरमियान वाली जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट आ जाए। यानी यहाँ पे जो x है इसके साथ नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ यानी अब हमने क्या करना है, हमने इन पेयर में से ऐसा पेयर चूज करना है जिसके नंबर्स को आपस में प्लस करने से या माइनस करने से किसी एक सूरत में भी ये दरमियान वाला नंबर जो कि 1 है वो आ जाए। ऐसे पेयर को चूज करना है। तो गौर करें स्टूडेंट, 20 + 1 करें तो 21 आता है, दरमियान वाला नंबर 1 नहीं आया। 20 - 1 करें 19 आया, दरमियान वाला नंबर 1 नहीं आया। इसका मतलब ये पेयर हम चूज नहीं करेंगे। सेकंड पेयर पे आ जाते हैं, 10 + 2 12। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसने ऐड होके नहीं दिया। 10 - 2 8 आया, इसने भी दरमियान वाला नंबर नहीं दिया। इसका मतलब ये जो पेयर था इसने ना प्लस की शक्ल में ना माइनस की शक्ल में दरमियान वाला नंबर दिया। इसका मतलब हम ये पेयर भी चूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट हमने एक पेयर चूज करना होता है जो हमें प्लस होके या माइनस होके ये दरमियान वाला नंबर दे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 को अगर प्लस करें तो क्या आता है, 9 आता है, और हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ये पेयर के जो नंबर है ये प्लस होके दरमियान वाला नंबर नहीं दे रहे। अगर माइनस करें तो 5 - 4 करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 हमें चाहिए जो हमारा रिक्वायर्ड है। तो 5 - 4 करने से 1 आ रहा है, 5 + 4 करने से 9 आ रहा है, 5 - 4 करने से 1 आ रहा है। एक शक्ल में भी हमें उसने दरमियान वाला नंबर अगर दे दिया तो हम उस पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो पेयर आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपने 4 कॉम्बिनेशन में लिख लेना है। 4 कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, दोनों को प्लस में, दोनों को माइनस में, पहला नंबर प्लस में दूसरा माइनस में, पहला नंबर माइनस में दूसरा प्लस में। अब इनके आंसर्स क्या आएंगे, +4 + 5 आएगा प्लस का 9, -4 - 5 आएगा माइनस का 9, +4 - 5 आएगा माइनस का 1, -4 + 5 आएगा प्लस का 1। तो स्टूडेंट अब हमने ये जो 4 पेयर बनेंगे इन 4 पेयर में से अब हमने जो अपना मेन पेयर है वो चूज करना है। तो अब इन 4 पेयर में से वो पेयर चूज करेंगे जो हमारी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक तो हमें दरमियान वाला नंबर दे रहा होगा साइन के साथ, और दूसरा उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया होगा वही नंबर दे साइन के साथ। तो यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट, हमें कौन सा 1 चाहिए, माइनस का 1, वो हमें कौन सा पेयर दे रहा है, ये थर्ड वाला पेयर दे रहा है। तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब ये जो पेयर है हमें हमारा रिक्वायर्ड दरमियान वाला नंबर -1 दे रहा है, तो इसमें मैंने एक टिक लगा दिया। जब इस पे मैं डबल टिक लगा लूंगा इसका मतलब ये मैंने पक्का सिलेक्ट कर लिया है, ये हमारा मेन पेयर था। तो स्टूडेंट अब सेकंड टिक के लिए आपने क्या करना है, उस पेयर के जो नंबर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। +4 उनकी अलामतों के साथ, साइन के साथ, +4 और -5 इनको मल्टीप्लाई करवाएं, +4 और -5 तो क्या आ जाएगा, +-4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20। तो इन दोनों नंबर्स को, इस पेयर के नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -20, और वो वही नंबर है जो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करवा के आया हुआ था, अलामत भी वही आई है।
अलामत का भी फर्क आ गया तो वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, साइन भी वही आना चाहिए। तो देखें इस पेयर के जब नंबर्स हैं तो हमने मल्टीप्लाई करवाया तो -20 आया, ऊपर भी -20 आया हुआ था, तो हमने इस पे सेकंड टिक भी लगा दिया। स्टूडेंट दो कंडीशन है, फर्स्ट वन क्या है कि प्लस या माइनस हो गया, हमें दरमियान वाला जो नंबर है वो दे, दूसरा उनको मल्टीप्लाई करवाए तो जो नंबर आएगा वो वही नंबर हो जो हमने एक्सट्रीम हमारी कांस्टेंट टर्म और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक टर्म जो है उनको मल्टीप्लाई करवा के जो नंबर आया होगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास पेयर है ये हमारे पास दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा मेन पेयर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, डबल टिक आ गया। अब स्टूडेंट अब जब आपके पास मेन पेयर सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, ये जो दरमियान वाला लीनियर टर्म होगी इसको खत्म करके इसको रिप्लेस कर देना है इन दो नंबर्स के साथ, और याद रखना है कि अगर इस टर्म के साथ x है तो इन दोनों के साथ x लगा लेना है, इनके साथ y है तो इन दोनों के साथ y लगा लेना है, इसके साथ xy है तो दोनों के साथ xy है, यानी इस टर्म के साथ जो भी वेरिएबल होंगे, एक है दो है, जिस तरह की शक्ल में भी है वो आपने दोनों नंबर्स के साथ लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दरमियान वाली टर्म जो है इसको मैंने रिप्लेस करना है इन पेयर एलिमेंट्स के साथ, तो आ जाएगा -4x प्लस का 4x प्लस 4x माइनस 5x। तो स्टूडेंट ये जो दो पेयर थे, पेयर के जो एलिमेंट्स थे +4 -5, मैंने इस -1x को इन दो के साथ रिप्लेस कर लिया और -20 एज इट इज आ गया। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि उनको वो जब सोल्व करते हैं यहाँ पे टेबल वगैरह में से पेयर चूज करते हैं तो उनका कई दफा ऐसे भी हो सकता है कि 5 पहले आ जाए और 4 बाद में आ जाए, यानी वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि अब 4 पहले लिखना है, 5 पहले लिखना है या 5 पहले लिखना था 4 बाद में लिखना है। तो स्टूडेंट इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कोई भी इस पेयर का कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं, बस याद रखना है कि उसका साइन उसके साथ ही रहे। मतलब अगर आप -5x को पहले लिखना चाह रहे थे तो यहाँ पे जो 5x लिखना था वो माइनस का ही लिखना था, क्योंकि 5 माइनस का था, तो क्या आना था x² -5x प्लस 4x -20 = 0। हमारा मकसद है हमने इस दरमियान वाली टर्म को उस पेयर के साथ रिप्लेस करना है, वो पेयर जिस मर्जी तरतीब से आप रख सकते हैं, दोनों तरतीबें ठीक है, दोनों तरतीबों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहला पेयर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि आपके पास 4 टर्म्स बन गई हैं, पहली 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म्स। आपने क्या करना है, पहली 2 टर्म में से जो कॉमन है वो ले लेना है, आखिरी टर्म्स में से जो कॉमन है वो ले लेना है। तो स्टूडेंट देखें पहली जो 2 टर्म है इनमें आपके पास x कॉमन नजर आ रहा है, तो यहां से मैं अगर x कॉमन लूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2x थे, 1x रह गया, प्लस यहाँ पे 4x का x कॉमन लिया तो 4 रह गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो आगे वाली 2 टर्म्स हैं इनमें से कई दफा हमें माइनस कॉमन लेना पड़ जाता है और कई दफा माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब माइनस कॉमन कब लेना है और कब नहीं लेना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कब लेना है और कब नहीं लेना। अभी के लिए हिंट के तौर पे आप समझ लें कि आपने सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म इनके ऊपर गौर कर लेना है, हिंट है ये, ट्रिक समझ लें। जो सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है अगर इनके साइन सेम हुए तो आपने माइनस कॉमन नहीं लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इनके साइन सेम हुए सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म के तो माइनस कॉमन नहीं लेना। मतलब ये जो 4x है और 20 अगर दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते, सेम साइन में होते, तो हमने माइनस कॉमन इन दोनों टर्म में से नहीं लेना था। अब स्टूडेंट गौर करें कि सेकंड अगर डिफरेंट साइन हो, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म जो है इनके साइन डिफरेंट आ जाए तो फिर माइनस कॉमन लेना है। अब गौर करें स्टूडेंट जो 4x है और 20 है इन दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो फिर आपने माइनस कॉमन लेना है इन 2 टर्म से, लास्ट 2 टर्म से। तो इन दोनों टर्म से जब माइनस कॉमन लेंगे आप तो क्या होगा,
माइनस साइन चेंज कर देता होता है। अब माइनस का तो जो है इशू वो खत्म हो गया कि कब माइनस कॉमन लेना है, कब माइनस कॉमन नहीं लेना। अब माइनस के बाद अब इन दो टर्म्स में देखें और क्या चीज कॉमन है। स्टूडेंट गौर करें कि इन दोनों टर्म्स में आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो यहां से 5 कॉमन ले तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। और स्टूडेंट चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो वो टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। तो 5x माइनस का था तो जो x बचेगा वो प्लस का बचेगा। उसके बाद 20 माइनस का था तो कॉमन लेने के बाद जो 4 आया, माइनस था तो साइन चेंज होने के बाद 4 क्या हो गया, प्लस का हो गया, इक्वल आ गया 0, वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट अब आपके पास फिर दो टर्में बन गई हैं, एक टर्म ये सारी है और एक टर्म ये वाली है सारी, और दोनों टर्म्स में आपको x प्लस 4 सेम या कॉमन नजर आ रहा है। स्टूडेंट ये भी बात जो है ये आपके मेथड की या आपके क्वेश्चन की करेक्शन करती है कि आप पीछे से सवाल सही करते आ रहे हैं अगर आपके पास ये दोनों टर्म्स में एक चीज फिर कॉमन नजर आ जाए। जैसे यहाँ पे x प्लस 4 सेम नजर आ रहा है, अगर आपको भी इस तरह कोई चीज सेम नजर आ गई इसका मतलब आप पीछे से क्वेश्चन सही करते आ रहे हैं। अब जो चीज यहाँ पे सेम नजर आ रही होगी वो आपने क्या करनी है, कॉमन ले लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अब x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे। तो जब x प्लस 4 इन दोनों रकमों से कॉमन लिया तो इस रकम में हमारे पास x रह गया, माइनस इस रकम में हमारे पास 5 रह गया, इक्वल 0। अब स्टूडेंट गौर करें कि हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐसे समझ लें कि मैं अगर आपसे कहूं कि a और b दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब क्या होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ ज़रब हो तो जवाब कभी 0 नहीं आता। ज़रब जब हो रही है तो अगर उसमें से एक नंबर 0 है तब ही ज़रब जो है वो 0 आती है। यानी अगर a और b ज़रब हो गया आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक कम से कम एक 0 जरूर होगा, या तो a होगा या b होगा या दोनों होंगे। तो स्टूडेंट गौर करें यहाँ पे x प्लस 4 और x माइनस 5 ये दो चीजें मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे रही है, 0 दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो ये वाली रकम 0 है या ये वाली रकम 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर 0 के बराबर है, इनमें से एक रकम 0 है तो हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे x की जिस पे ये 0 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0, दोनों को हमने अलग-अलग 0 के बराबर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो 4 है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस का हो गया, 5 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल जो हमारा होता है, मुतगय्यर जो हमारा होता है, उसकी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ये जो दो वैल्यूज आएंगी ये हमारा सॉल्यूशन होंगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी थी उसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अब जब आपके पास x की या y की जो भी आपको वेरिएबल, जिस वेरिएबल में भी इक्वेशन दी होगी उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लेंगे, उसके बाद आपने उन वैल्यूज को सेट की शक्ल में लिखना है, सेट में लिखना है। तो यहां से आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, जिसको उर्दू में आप हल सेट कहेंगे, वो आपके पास आ जाएगा -4 5। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड फैक्टराइजेशन का, तजज़ीह का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए समझ आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई फर्दर 1-2 और क्वेश्चन ट्राई करूंगा समझाने की। अल्लाह हाफिज।